हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक सेकंड, अभी पेन काम नहीं कर रहा। हाँ, तो वेलकम बैक टू द चैनल माय क्लासेस। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो है अपना वो आज फाइनेंस कमीशन। आई एम दीक्षांत एंड लेट्स बिगिन द क्लास। और वैसे मैं बता दूं कि अभी हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। देखो, फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 280 के अंदर आ रखा है, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन एज ए क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। अब देखो, फाइनेंस कमीशन को कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को हर 5th ईयर, या फिर ऐसे टाइम पे जब उनको नेसेसरी लगता हो, और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कंपोजिशन। देखो, फाइनेंस कमीशन के अंदर एक होता है चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, जो कि जिनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट भाई साहब अपॉइंट करेंगे। They hold the office for such period as specified by the president. They are eligible for reappointment. This is important. देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? इससे पहले कौन कौन सी बॉडीज पढ़ी है? इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, यूपीएससी पढ़ा है। ठीक है, रुको गाइस। हाँ, इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, यूपीएससी पढ़ा है। यूपीएससी के मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। सेकेंड टर्म के लिए नॉट एलिजिबल होते हैं। अगर यूपीएससी का कोई मेंबर है, उसको अगर दोबारा मतलब मेंबर बनना है तो ही कैन ओनली बी चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, या फिर चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो बंदा है वो उसको गवर्नमेंट किसी और जॉब में रख सकती है, नियुक्त कर सकती है। तो ऐसे ही अपने पास फाइनेंस कमीशन के जो लोग हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। Constitution authorizes the Parliament to determine the qualifications of the member of commission. Constitution क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कहेंगे कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। मेंबर की क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ये कौन कह रहा है? संविधान। फॉर द फाइनेंस कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। ये अपन ने फाइनेंस कमीशन का पढ़ा। अगर अपन लोग कंपेयर करें इसको इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन का भी सेम चीज़ है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली जो अपना यूपीएससी है उसकी भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन उसके अंदर ये क्या रखा है कि यूपीएससी के जो 1.5 मेंबर हैं, दे मस्ट बी हैविंग ए 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। खैर आगे चलते हैं, कंपेयर करते हुए चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट स्पेसिफाइड द तो इसी हिसाब से पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई की है। चेयरमैन की कुछ क्वालिफिकेशन होंगी और मेंबर्स की कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, जो सारी क्वालिफिकेशंस अपने नीचे दी गई हैं। देखो, चेयरमैन कौन होना चाहिए? चेयरमैन शुड बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल से चेयरमैन कौन बंदा होगा? सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि जिसको पब्लिक अफेयर्स के अंदर एक्सपीरियंस हो। फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है ये, ठीक है। उसके अलावा 4 बंदे ऐसे होंगे, जो 4 मेंबर्स जो कि फाइनेंस कमीशन के होंगे। पहला बंदा क्या तो वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट बंदा। दूसरा बंदा इसको फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर बढ़िया नॉलेज हो। 4th बंदा जिसको इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो। एंड द 3rd गाय इज जिसको फाइनेंस, देखो फाइनेंस वाले 2 बंदे हैं, एक को स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस की, एक को एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो दीज आर द 4 गाइज जो कि मेंबर्स होंगे। और पब्लिक अफेयर्स वाला बंदा जो होगा वो क्या होगा? अपना चेयरमैन होगा। अब फंक्शंस देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का उद्देश्य क्या है? फाइनेंस कमीशन ये कहेगा कि ये सेंटर है, ये स्टेट है, तो भाई जो टैक्स आए हैं, टैक्सेस को आपस में बांट रहा है तुम लोगों को, तो टैक्स को कितना हिस्सा सेंटर के पास जाएगा, कितना हिस्सा स्टेट के पास जाएगा, ये इसका रिकमेंडेशन देगा अपना फाइनेंस कमीशन। ठीक है,
अब स्टेट्स के पास कुछ हिस्सा आ गया, मान लो स्टेट्स के पास आ गया X%, ठीक है। अब इस X% को किस तरह स्टेट्स के अंदर बांटना है, किस परसेंट के हिसाब से बांटना है, किस स्टेट के पास कितना हिस्सा जाएगा, तो ये भी अपना फाइनेंस कमीशन ही बताएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या इसके फंक्शंस है। फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस, रिकमेंड कर रहा है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स के ऊपर। कौन कौन से मैटर्स के ऊपर? टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में तो बांट दिया। अब जो स्टेट्स है ना, मान लो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सब हो गए, तो इनके बीच में कैसे इसको बांटना है वो भी यही बताएगा कि यहाँ पे एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। अब कह रहा है कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिन प्रिंसिपल्स के हिसाब से स्टेट्स को ग्रांट इन एड दिया जाए। प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। इतना याद रखना है कि ग्रांट इन एड इज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड, मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट, ऐसे क्या स्टेप लिए जाएं जिससे कि स्टेट खुद के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑगमेंट कर सके, बढ़ा सके। अगर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इसी तरह स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है। अब स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है अगर वो बढ़ेगा तो स्टेट पंचायत के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ को आराम से पैसा दे पाएगा, बढ़िया पैसा दे पाएगा, जिससे कि क्या होगा, अपना डिसेंट्रलाइजेशन होने का ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या कह रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को किस तरह उसका पैसा सप्लीमेंट किया जाए। एक सेकंड गाइस, मैं टेलीग्राम बंद कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये सारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी, कोई मतलब नहीं, सारी शेयर मार्केट यहीं खुल जाएगी। तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को पैसा मिलेगा अगर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बढ़िया होगा तो, ठीक है। इतना हो गया। अब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रखी है यहाँ पे, स्टेट फाइनेंस कमीशन की क्या क्या काम है? स्टेट फाइनेंस कमीशन ये काम करता है कि स्टेट को रिकमेंड करेगा कि भाई तुम इतने पैसे पंचायत को दो, इतने पैसे तुम म्यूनसिपैलिटी को दो, ये सब चीज़ें बात करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। वेरी गुड, वही बताएगा फाइनेंस कमीशन। 1960 तक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा करती जूट के ऊपर, जूट प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी, इसकी वजह से असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स के अंदर क्या होता है, ये स्टेट्स अपना जूट बनाते हैं, ठीक है, और ये जूट बना के एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है। तो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को ऑफसेट करने के लिए कमीशन 1960 तक सजेस्ट किया करता कि इन स्टेट्स को कितने ग्रांट्स देने हैं, ठीक है। तो दीज ग्रांट्स वर टू बी गिवन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल दो तो कोई काम नहीं है, ये फालतू ये बकवास है, पुरानी बात हो गई। कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट भाई साहब को ही ले, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं इस रिपोर्ट का? फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को डाल देते हैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। अब हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने डालने के साथ साथ में एक मेमोरेंडम भी देंगे प्रेसिडेंट भाई साहब, मेमोरेंडम देंगे कि अगर फाइनेंस कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ने वो रिकमेंडेशन नहीं मानी, तो गवर्नमेंट साथ में इस मेमोरेंडम के अंदर एक्सप्लेन करेगी कि हमने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना। सब सिंपल बात, बस यही कह रहा है कि कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करता है, वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को देगा। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को रिपोर्ट के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम देगा कि एक्शंस क्या क्या लिया, क्या क्या एक्शंस लिए गए, क्या क्या एक्शंस नहीं लिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ है कि अगर गवर्नमेंट इसके फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को नहीं मान रही है तो फाइनेंस कमीशन इज जस्ट ए एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर। सिमिलरली यूपीएससी की जो चीज़ें थी, यूपीएससी की एडवाइस थी, वो भी एडवाइजरी ही थी, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी है कि इसकी रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। अगर इसको दूसरे वर्ड्स में पुट किया जाए तो ये कह रहा है कि इट इज़ नो वेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दैट इट शुड गिव any legal right in favor of the beneficiary states to receive
द मनी रिकमेंडेड टू बी ऑफर्ड टू देम इन द कमीशन। इंपॉर्टेंट, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हैं आराम से। ये सारा मेंस का काम आ गया, ठीक है। दीज आर द मेंस का काम कि डॉक्टर पीवी राजभन्नार जो कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी क्वाज़ी जुडिशियल। तो इसलिए इसके रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस दे आर वेरी कंपेलिंग रीजंस। ठीक है, ये कहता है शुड नॉट बी टर्न डाउन, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, फिर भी गवर्नमेंट इनको टर्न डाउन कर देती है। ये तो फाइनेंस कमीशन के इसके चेयरमैन की खुद की बातें हैं कि हाँ भाई इतना इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। तो जब आप एग्जाम के अंदर मेंस में लिखोगे ना फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो इस चीज़ को मेंशन करना ना भूलें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस फाइनेंस कमीशन एज ए बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। आंसर राइटिंग के अंदर दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, इट इज़ ए बैलेंसिंग व्हील इन द फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। फिजिकल फेडरलिज्म में कैसे, देखो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कुछ पावर सेंटर को दे रखी हैं, कुछ पावर सेंटर स्टेट को दे रखी हैं। तो फिजिकल फेडरलिज्म क्या है कि भाई कुछ फाइनेंस मतलब मनी अपने पास सेंटर के पास फिक्स कर रखा है, कुछ मनी अपने स्टेट के पास फिक्स कर रखा है, और स्टेट उस मनी को तमीज से यूज़ करे, और वो मतलब ठीक है वो यूजेस ऑफ मनी आ गया। हाउएवर इट्स रोल इन द सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन वॉज अंडरमाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। समझे, इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता जो कि सिंपली ऐसे ही बनाई गई थी। गवर्नमेंट ने कहा कि लो भाई ये अपन ने कागज़ पर लिख दिया ये प्लानिंग कमीशन है, एक और दे दिया ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया, तो अपना प्लानिंग कमीशन आ गया। और प्लानिंग कमीशन सारा बैठ के बनाया करता कि हमारी स्टेट के पास इतना पैसा जाएगा, इस स्कीम में इतना पैसा जाएगा, इसके अंदर इतना पैसा जाएगा, इसके अंदर इतना पैसा जाएगा। तो फाइनेंशियल कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी उसकी कोई सुना नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए 2014 के अंदर गवर्नमेंट आती है अपनी एनडीए वाली, उसने क्या किया 2014 में फिजिकल प्लानिंग कमीशन की छुट्टी कर दी। क्या कह रहा है, इट्स रोल इन द सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन वाज अंडरमाइंड बाय द इमरजेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो कि एक असंवैधानिक एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। मतलब इसको तो बनाने के लिए लॉ भी पास नहीं किया गया था। डॉक्टर पीवी राजभन्नार जो कि चेयरमैन थे फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने कहा कि फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसलिए फिजिकल काम्स के लिए फाइनेंस कमीशन का जो काम था वो अंडरमाइन हो रहा था। बस छुट्टी, मतलब जो फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन छुट्टी हो गई तो क्या मतलब इस चीज़ के बारे में बात करने का। ये एक स्टेट एग्जाम्स के लिए इन चीज़ों को याद कर लो कि भाई साहब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था वो 1951 के अंदर अपॉइंट हुआ था। चेयरमैन अपने केसी निगोय भाई साहब थे। बस फर्स्ट याद कर लीजिए, उसके बाद अपना जो अभी 15th है उसको देख लीजिए, इसके अंदर 14th तक दे रखा है। 15th फाइनेंस कमीशन आ चुका था अभी अपना, और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन इज N.K. सिंह। ठीक है, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट, मतलब 2020 के अंदर रिपोर्ट, और 2017 के अंदर इट वॉज अपॉइंटेड, और हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है। तो इसका जो कार्यकाल है वो 2020 से लेके 2026 तक इसकी रिकमेंडेशंस का काम होगा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो अब अगला कर देंगे 5 साल के बाद 2022-23 जो भी है। तो अभी 2022 चल रहा है। खैर ये हो गया अपना आर्टिकल नंबर 280 इज़ फाइनेंस कमीशन, 281 रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इसको ध्यान रखें 280 को कि आर्टिकल 280 डील्स विद फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 280 डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, और शायद आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 डील्स विद द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ठीक है गाइज, ये अपना हो गया फाइनेंस कमीशन। इस क्लास में रखते हैं अपन फाइनेंस कमीशन तक। अगली क्लास के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंस कमीशन से आगे, दैट इज़ जीएसटी काउंसिल, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर। आई एम दीक्षांत एंड आई एम दीक्षांत। ओके गाइज, बाय बाय।